नमस्कार। मैं प्रदीप सिंह रावत बिनिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज एक विशेष टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भारत में महाजनपदों का उदय, यानी कि इतिहास में महाजनपदों का उदय कैसे हुआ था। टॉपिक का नाम क्या है? महाजनपदें, यानी कि महाजनपद क्या होती हैं, महाजनपदों का उदय कैसे हुआ था भारत। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की यदि हम बात करें, यानी कि ईसा मसीह के जन्मदिन से 600 साल पहले, इस समय की यदि हम बात करें तो भारत जो था 6वीं शताब्दी में टोटल 16 महाजनपदों में बटा था। ये जो जानकारी है ये जानकारी हमें एक बौद्ध धर्म की किताब है जिसका नाम है अंग्युत्तर निकाय। इस किताब से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि भारत 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा था। अब प्रश्न उठता है कि ये महाजनपद क्या है, इसे महाजनपद काल क्यों कहते हैं हम। तो बात करें सबसे पहले हम 6वीं सदी ईस्वी पूर्व की, यानी कि 6वीं सदी अगर ईसा पूर्व की हम बातें करें तो भारत जो था वो 3 स्थितियों से गुजर रहा था। एक स्थिति ये थी कि उस समय भारत में एक धार्मिक क्रांति भी चल रही थी। इस धार्मिक क्रांति के कारण 2 धर्म बड़ी तेजी से फल फूल रहे थे। एक धर्म का नाम था जैन धर्म, दूसरे धर्म का नाम था बौद्ध धर्म। यानी कि उस समय भारत में 2 धर्म बड़ी तेजी से फल फूल रहे थे, जैन और बौद्ध। इसके बाद में इसी समय पे महाजनपदों का उदय भी हो रहा था। महाजनपद वो क्षेत्र थे जहां बड़े बड़े राजा महाराजाओं की उत्पत्ति हो रही थी। तीसरे जो क्रांति थी, वो तीसरा जो क्षेत्र था, इसी में बड़े उसी समय पे बड़े बड़े व्यापारियों की भी उत्पत्ति हो रही थी। तो एक व्यापारिक पक्ष भी चल रहा था। अर्थात 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 3 क्रांतियां या 3 दौर चल रहे थे। महाजनपदों का उदय चल रहा था, इधर 6वीं शताब्दी धार्मिक क्रांतियां भी चल रही हैं, दूसरा कुछ व्यापारिक क्षेत्र भी। राजा महाराजाओं की स्थिति इस समय मजबूत होती चल रही थी। तो भारत उस समय 16 महाजनपदों में बटा था। इन 16 महाजनपदों की यदि हम बात करें बारी बारी से, तो पहले हम बात करते हैं महाजनपद क्या थी। महाजनपद भारत में सबसे पहले जो एक सभ्यता बसाई गई थी जिसे हम आर्य सभ्यता कह रहे थे या वैदिक सभ्यता कह रहे थे। इस सभ्यता को आर्यों ने ही बसाया था, जिसे हमने वैदिक सभ्यता नाम दिया था। आर्य जो लोग स्टार्टिंग में जब आए थे इनकी संख्या कम थी, तो ये कहीं जब एक जगह इकट्ठे रहते थे उस जगह को हम कबीला शब्द का इस्तेमाल करते थे, यानी आर्य जहां रहते थे उसे कबीला कहते थे। आर्यों ने धीरे धीरे कबीले की जब संख्या उनकी बढ़ने लगी तब उन्होंने अपने परिवार बांट लिए, तो उनका पूरा परिवार अलग रहने लगा और परिवार के लिए आर्य जन शब्द का इस्तेमाल करने लगे। जन जो थे, जब इनकी सीमाएं फिक्स हो गई, क्योंकि इससे पहले सीमाएं फिक्स नहीं थी, लोग लगातार अपना स्थान बदल रहे थे, तो जब क्षेत्र स्थिर हो गए इनके, तो इन्होंने जन को एक नया नाम दिया जिसे हम जनपद कहने लगे। इसके बाद में इन्होंने अपने क्षेत्र में जनपद शब्द के बाद जब अब चूंकि उस जमाने में जो कुछ जनपदों ने दूसरी जनपदों को जीता, तो जो बड़े जनपद हो गए उन्होंने अपना नाम महाजनपद रखा, यानी कि किस में तब्दील हो गई? महाजनपद में। इस तरह से उत्पत्ति हुई किसकी? महाजनपदों की। यानी आर्य जब आए तो उनके कबीले, कबीले परिवार, परिवार को जन कहते थे। जनों ने जब अपने स्थान फिक्स कर लिए तो अपना नाम जनपद रख लिया, और जब एक जनपद ने दूसरे जनपद को जीत लिया तो महाजनपदों की उत्पत्ति हुई। इस तरह से हमारे भारत में कहा गया है कि उस समय टोटल 16 महाजनपदें थी, और 16 महाजनपदों के क्षेत्र कहाँ कहाँ थे बात करते हैं इसके बाद में। तो 16 महाजनपदें कहाँ थी, उनके सबके क्या नाम थे? तो 16 महाजनपदों में से जो लगभग 6 महाजनपदें थी वो तो लगभग उत्तर प्रदेश वाले इलाके पर ही थी। अब 6 जनपदों की यदि हम पूरे 16 महाजनपदों की बात करें तो 16 महाजनपदों का इलाका कुछ ये था, यानी लगभग सारी जो रियासतें थी वो इस इलाके तक सीमित थी, यानी सब इस इलाके में सीमित थी। जो 16 महाजनपद थी सबके सब यहीं बसी हुई थी, यानी कि या तो वो बिहार में आती थी या तो फिर वो उत्तर प्रदेश में आती थी, इनका एक महाराष्ट्र में भी आएगी। इसके बाद में कुछ हिस्सा उनका इधर दिल्ली के आसपास वाले इलाके में भी आएगा, यानी हरियाणा के आसपास भी आएगा। कुछ हिस्सा उनका पाकिस्तान वाले इलाके में भी आएगा। इस तरह से कुछ हिस्सा उनका मध्य प्रदेश में भी आएगा। इस तरह से जो रियासतें, जो टोटल 16 महाजनपदें थी वो बस इसी क्षेत्र तक सीमित थी। अब हम 16 महाजनपदों के नाम पढ़ते हैं और 16 महाजनपदों की जानकारी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो 16 महाजनपदें थी हमारी, इस 16 महाजनपदों की राजधानी देखे जाए सबकी, तो इनमें सबसे पहला एक अगर अपन पढ़े तो मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य की स्थिति आज के समय में वर्तमान में देखी जाए तो बिहार में थी। तो मगध
जो राजधानी थी, यह मगध जो महाजनपद था इसकी दो राजधानी थी, एक राजगृह और एक पाटलिपुत्र। इस तरह से मगध की दो राजधानियां थी। इसके बाद में यदि हम बात करें आवंती महाजनपद, तो इसकी दो राजधानी थी, एक उज्जैनी और एक माहिष्मती। तीसरी जो महाजनपद थी वो कुरु थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ पुराना दिल्ली का नाम है, आज के समय वो हरियाणा का क्षेत्र है। चौथी जो महाजनपद थी वो मत्स्य थी, मत्स्य विराटनगर में थी, विराटनगर आज जयपुर का नाम था। गांधार जो तक्षशिला इसकी राजधानी थी, आज के समय में ये पाकिस्तान में है। और कौशल जो था उसकी दो राजधानी थी, श्रावस्ती और कुशपति। कौशल राज्य में ही अयोध्या आता था। अयोध्या इस नदी के किनारे बसा था, उस नदी को अपन सरयू नदी कहते हैं या सरयू नदी। वज्जी की राजधानी मिथिला, विदेह या वैशाली, ये तीनों एक ही थे और तीनों क्षेत्रों का मिलाकर एक था, ये बिहार में था। चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी, सुक्तिमती बुंदेलखंड में जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में। काशी की राजधानी वाराणसी थी जिसका बनारस भी है। अंग की राजधानी चंपा, चंपा बिहार में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी जो उत्तर प्रदेश में। पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी जो उत्तर प्रदेश में। सूरसेन या सुरसेन की राजधानी मथुरा थी जो उत्तर प्रदेश में। अस्मक की राजधानी पोतना जो दक्षिण भारत की एकमात्र रियासत थी, यानी महाराष्ट्र के बाद कोई रियासत का इलाका या कोई भी महाजनपद का नीचे नहीं था, यानी कि कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में कोई इलाका महाजनपदों का नहीं था। कंबोज की राजधानी द्वारका या हाटक थी, ये गुजरात में है, इसका कुछ इलाका पाकिस्तान में ही पड़ता है। मल्ल महाजनपद की दो राजधानियां थी, एक कुशीनगर और पावापुरी। ये जो महाजनपदें थी इनमें जो राजा जो शासन कर रहे थे वो दो आधार पर कर रहे थे, कुछ में राजतंत्र था, कुछ में गणतंत्र था। गणतंत्र जो था वो मल्ली तथा बज्जी महाजनपद में था, यानी मल्ल तथा बज्जी महाजनपद कुछ ऐसी जनपदें थी जिनमें जो राजा थे वो जनता चुनती थी, यानी कि वहां के राजा के अधिकार कम थे जबकि ज्यादा के अधिकार जनता के अधिकार ज्यादा थे, जबकि बाकी राज्य में सभी राजतंत्र था। धीरे धीरे देश की स्थितियां बदलते गए और भारत में इन 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद को लगभग एक के बाद एक जीतते गए आपस में, और लगभग 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद ऐसा था जिसका नाम था मगध साम्राज्य। इस मगध साम्राज्य ने अपनी सीमाएं सबसे ज्यादा बढ़ानी, यानी मगध महासाम्राज्य लगभग 16 महाजनपदों में से 15 पर विजय प्राप्त कर ली। इस तरह से भारत में सबसे बड़ा जो साम्राज्य स्थापित हुआ वो मगध साम्राज्य हुआ। और मगध जो साम्राज्य था इसका संस्थापक था वृहद्रथ। इसके बाद धीरे धीरे मगध के राजाओं पर एक के बाद एक वंश स्थापित किए गए। मगध के वंशों की यदि हम बात करें तो मगध का पहला वंश वृहद्रथ ने अपने ही नाम से स्टार्ट किया था जिसका नाम था वृहद्रथ वंश। वृहद्रथ वंश की स्थिति जब धीरे धीरे कमजोर होने लगी वृहद्रथ के वंश के राजाओं के, तो वृहद्रथ के वंश के राजाओं को मगध से उखाड़ फेंकर जो राजा बने थे वो राजा थे हर्यक वंश के राजा। और हर्यक वंश के राजाओं की स्थिति बहुत ठीक ठाक किस्म की थी, जिनमें बिंबिसार, जिनमें अजातशत्रु, उदयन जैसे राजा थे। हर्यक वंश की स्थिति जब कमजोर हुई तो मगध पर तीसरे वंश के जो राजा बैठे वो शिशुनाग वंश के राजा थे, यानी शिशुनाग वंश ने हर्यक वंश का समापन करके मगध पर तीसरा वंश स्थापित किया, उसका नाम था शिशुनाग वंश। बाद में शिशुनाग वंश को समाप्त करके मगध पर जो चौथा वंश स्थापित हुआ था वो था नंद वंश। अर्थात शिशुनाग वंश को समाप्त किसने किया? नंद वंशों ने। तो चौथा वंश कौन सा चल रहा है? नंद वंश को समापन करके भारत पर एक विशाल मगध पर यानी विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ या विशाल वंश स्थापित हुआ जिसे मौर्य वंश कहते हैं। और मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। इस तरह से हम देखेंगे कि मगध पर ये बारी बारी से क्रम से वंश से मगध पर फिर छठवां जो वंश बैठेगा वो बैठेगा शुंग वंश। इस तरह से मगध पर 6 वंश के राजा क्रम बाई क्रम शासन करेंगे। इस तरह से हमारा एक बेस बन जाएगा कि मगध पर 6 वंश के राजा। पहले वृहद्रथ वंश, वृहद्रथ के वंशों को किसने हराया? हर्यक वंश के राजाओं ने। हर्यक वंश के राजाओं किसने हराया? शिशुनाग ने शिशुनाग वंश के राजाओं को। नंद वंश ने नंद वंश के राजाओं में। मौर्य वंश को मौर्य वंश के राजाओं को। शिशुनाग वंश के शुंग वंश के राजाओं में। हर्यक वंश के राजाओं में बिंबिसार से क्वेश्चन आता है, अजातशत्रु से आता है, उदयन से आता है। शिशुनाग वंश के में कालाशोक से ज्यादा क्वेश्चन आता है। नंद वंश के में महापद्म नंद से क्वेश्चन आता है। मौर्य वंश में 3 बड़े राजाओं से क्वेश्चन आता है, जिनमें एक सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से लगभग सभी परीक्षाओं में एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में इसका पुत्र था बिंदुसार, तो बिंदुसार से क्वेश्चन आता है। बिंदुसार के बाद पूरे भखंड भारत का सबसे बड़ा राजा, जिसे भारत का पहला लोक कल्याणकारी शासक भी कहा जाता है, अशोक, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म फैलाया। बारी बारी से हम एक के बाद एक अध्ययन करेंगे। मगध पर सबसे पहले कल देखते हैं हम वृहद्रथ वंश।